निंजा कामुई एपिसोड नंबर 6। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। पिंक रोबोट एक तेज धमाका करके वहां से हीगान को बचाकर भाग जाती है। जाई इस धमाके से बचने के लिए अपनी निंजा टेक्निक यूज करता है। इस टेक्निक में बहुत सारे क्रोज आकर जाई के सामने एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे जाई धमाके से बच जाता है। आगे किसी को भी समझ नहीं आता कि आखिर पिंक रोबोट ने उन्हें धोखा क्यों दिया है। ग्रीन रोबोट में बैठा हुआ निंजा सिचुएशन को देखते हुए कहता है, अब शिकार करने में ज्यादा मजा आएगा। अगली सीन में हम देखते हैं कि पूरे शहर में हीगान और पिंक रोबोट की तलाश चालू हो जाती है। हमें पता चलता है कि पिंक रोबोट के अंदर कोई और नहीं एमा होती है, जिसने हीगान को बचाया था। हमें साथ ही में दिखाया जाता है कि ओजा कंपनी ने शहर के आम लोगों के अंदर एक चिप फिट करी हुई होती है, जिससे ओजा कंपनी लोगों को कंट्रोल कर पाती है और उनका यूज हीगान और एमा को ढूंढने में कर रही होती है। इसके बाद हम एमा और हीगान पर शिफ्ट होते हैं। एमा माइक्रो मशीन्स का यूज करके हीगान का इलाज कर रही होती है। एमा कहती है, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी तुम्हें पूरी तरह से हील होने में टाइम लगेगा। आगे हमें पता चलता है कि एमा का फेस रियल फेस नहीं है, उसने भी हीगान के जैसे एक मास्क पहना हुआ है। इस पर हीगान पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? इस पर एमा बताती है, जिससे मैं तुम्हारे करीब आ सकूं। मुझे यामाजी ने एक सीक्रेट मिशन दिया था। इस मिशन में मुझे तुम्हारे ऊपर नजर रखनी थी। तुमने जिस सीक्रेट टेक्निक का यूज करके खुद को जिंदा किया था, मुझे उस सीक्रेट टेक्निक के बारे में पता करना था। हम लोगों को लगता था कि तुम खुद को बार बार जिंदा कर सकते हो, इसीलिए मुझे तुम पर नजर रखनी थी और इसी वजह से मैंने FBI एजेंट बनकर तुम्हें अप्रोच भी किया था। इस पर हीगान पूछता है, क्या ये सब माइक को पता है? एमा कहती है, नहीं, माइक तो बस एक आम इंसान है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि एमा ने ही अपनी आवाज को बदलकर हीगान को फोन किया था और उसे सिटी के अंदर आने का रास्ता भी बताया था। हीगान एमा से पूछता है, अगर तुम यामाजी के लिए काम कर रही थी, फिर तुमने मेरी हेल्प क्यों की? इस पर एमा कहती है, मेरा एक पर्सनल गोल भी है जिसे मैं अचीव करना चाहती हूँ, पर तुम्हारे बिना मैं ये नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर तुम फिर से उन रोबोट्स के सामने गए तो तुम मारे जाओगे। वो रोबोट्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक्स पावरफुल है, पर वो इन रोबोट्स के सामने कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोबोट डिजाइन कर रही हूँ। इसके बाद हमें यामाजी का सीन दिखाया जाता है। ओजा कंपनी का एक आदमी यामाजी को बताता है कि एमा अपने साथ एक रोबोट सूट को भी लेकर गई है, जो यहाँ पर टेस्टिंग के लिए लाया गया था। इस पर यामाजी कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम देखते हैं कि यामाजी पूरे शहर में ब्लॉक वाइज हीगान और एमा को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद हम फिर से एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा हीगान को बताती है कि ये एक गोशोक्यू गियर शूट है। ये गियर सभी तरह की निंजा टेक्निक के साथ आसानी से काम कर सकता है। इसको डिजाइन करने के लिए करीब 600 साल का निंजाओं का इतिहास और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। मैं इस सूट की डेवलपमेंट टीम का हिस्सा थी। ये सूट अब तक का सबसे एडवांस सूट है। एक बार मैं ये सूट के चेंजेस खत्म कर लूं, उसके बाद ये तुम्हारे लिए एक नई बॉडी का काम करेगा। आगे हीगान पूछता है कि क्या होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमें पहले ढूंढ लें? इस पर एमा मुस्कुराने लग जाती है। आगे हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के लोग हर जगह हीगान और एमा को ढूंढ रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिलता। इसके बाद हम माइक और जेसन पर शिफ्ट होते हैं। हमें बताया जाता है कि एक्सीडेंट के बाद से ही 10 दिन गुजर चुके होते हैं और अब जाकर माइक को होश आता है। जेसन अपने एक डॉक्टर दोस्त को बुलाकर माइक का इलाज करवाता है और उसे एक मोटी रकम भी देता है, जिससे वो चुप रहे। इसके अलावा जेसन माइक को अपने एक दोस्त के घर लेकर आ जाता है, जिसका घर उस समय खाली पड़ा होता है। माइक जेसन से कहता है, FBI मुझ पर बहुत पहले से नजर रखे हुए थी, पर मुझे नहीं लगा था कि वो लोग मुझे इतनी जल्दी ढूंढ निकालेंगे। खैर, हमें कुछ जरूरी सबूत हाथ लगे हैं, यानी कुछ तो बहुत गड़बड़ चल रही है। अगले सीन में हम फिर से एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा नए रोबोटिक सूट को चालू करने की कोशिश करती है, पर कम एनर्जी होने की वजह से सूट चालू नहीं हो पाता। एमा सोचती है, हमें इस सूट के लिए एक रिएक्टर चाहिए जो इस सूट के लिए एक हर्ट का काम करेगा और इसे एनर्जी दे सकेगा, पर यह केवल ओजा कंपनी के हेडक्वार्टर पर ही मिल सकता है। अगर मैं वहां गई तो मैं जिंदा वापस तो नहीं लौटूंगी, इसीलिए हमारी आखिरी उम्मीद हीगान ही है। दूसरी तरफ हीगान को अपनी वाइफ और बच्चे की डेथ याद आ रही होती है, जिससे उसे गुस्सा आ रहा होता है। हीगान को अपनी पुरानी मेमोरी याद आती है। जब एक बार वो चोटिल था, तब उसकी वाइफ मारी ने उसकी पट्टी करते टाइम उसे कहा था,
जब लोग गुस्सा होते हैं तो वो लोग अपना फोकस खो देते हैं, और अगर जब लोग ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं तो वो अपनी तेजी खो देते हैं। हम अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, पर सोचो यदि हम इच्छा शक्ति को कंट्रोल करके आग जितने ठंडे हो जाए और बर्फ जितने गर्म हो जाए तो हमें कोई भी हरा नहीं सकता। यही मेरी निंजा फिलॉसफी है। हम अपने दिमाग को कंट्रोल करके खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं। मारी की ये बात याद करके हीगान शांत हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने लगभग शहर का पूरा एरिया छान लिया होता है, पर उन्हें हीगान और एमा कहीं भी नहीं मिलते। उन्हें वहां पर एक एरिया दिखाई देता है जहां पर पिछले 2 हफ्तों से बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। इससे उन्हें लगता है कि शायद वहां पर एक बहुत बड़ा डिवाइस काम कर रहा है। ये सुनकर बिग डी यामाजी से कहता है, मैं वहां जाऊंगा ओए और उनको पकड़ लूंगा क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ। ऐसा बोलकर वो हीगान और एमा को पकड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम फिर से एमा पर शिफ्ट होते हैं। एमा ने नई रोबोटिक गियर की प्रोग्रामिंग को पूरी तरह से चेंज कर दिया होता है। एमा इस गियर का नाम कामो ही रखती है। एमा हीगान को बताती है कि इसकी नई डिजाइन से ये सूट अब लड़ाई के समय हाईएस्ट लेवल अचीव कर सकता है। ये सूट बाकी सूट से बहुत अलग है। केवल ये सूट पहनने से कुछ नहीं होगा। जब तक यूजर का ब्रेन इस सूट के साथ लिंक नहीं होगा तब तक ये सूट काम नहीं करेगा। जैसे ही यूजर अपने ब्रेन में कुछ सोचेगा वैसे ही ये सूट उसके अकॉर्डिंग ही काम करेगा, जिससे ये सूट बाकी के सूट की तुलना में बहुत तेजी के साथ ऑर्डर्स को पूरा करेगा। यूजर जितना इंटेंस सोचेगा ये सूट उतना ही फास्ट काम करेगा। इसका मतलब ये सूट सीधा यूजर के मन से कंट्रोल होगा, पर इसे काम करने के लिए सूट को तुम्हारे दिमाग के साथ सिंक करना होगा। इसके लिए तुम्हें गहरी नींद में जाना होगा और तुम्हें तब तक नहीं जागना है जब तक सिंक कंप्लीट ना हो जाए। फिर चाहे कोई तुम्हें चाकू ही क्यों ना मार दे, तुम्हें उठना नहीं है। इसके बाद एमा हीगान को वार्निंग देते हुए कहती है, ये तुम्हें ध्यान रखना होगा, अगर तुम इस बार मारे गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मैंने पिछली बार भी तुम्हारी जान बचाई थी। आगे हमें पता चलता है कि जब हीगान के घर पर हमला हुआ था तो उस समय वहां पर एमा भी थी। जब हीगान अपनी वाइफ और बेटे के कमरे में जा रहा होता है तब एमा कुछ नीडल्स हीगान की गर्दन पर मारती है। इससे हीगान की बॉडी के अंदर एक पात बन जाता है और पात के अंदर सारी सेल्स फ्रीज हो जाती है, जिससे हीगान की बॉडी मूव करना बंद कर देती है और कुछ ही समय में हीगान की सांसें भी रुक जाती हैं, जिससे निंजाओं का लीडर हीगान को मरा हुआ समझकर वहां छोड़कर चला जाता है। एमा बताती है कि उसकी सीक्रेट टेक्निक एक इंसान पर एक ही बार काम करती है। ऐसे ही हीगान को पता चलता है कि एमा ने हीगान को मरने से बचाया था, तो हीगान को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में आकर एमा की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया था? तुमने मेरी वाइफ और बेटे को क्यों नहीं बचाया? तभी एमा हीगान को शॉक दे देती है, जिससे हीगान बेहोश हो जाता है और वो गहरी नींद में चला जाता है। आगे एमा के सिस्टम पर एक अलर्ट आता है। इसके बाद एमा को पता चलता है कि विगडी उसके ठिकाने पर पहुंच गया है। आगे बिगडी अपनी रोबोटिक सूट की लेजर से टनल का एक गेट काटने लगता है। जैसे ही वो गेट खुलता है हम देखते हैं कि वहां पर एमा नहीं होती, बल्कि वहां पर एक बॉम्ब लगा होता है। इसके बाद एक तेज धमाका होता है, जिससे विगडी और उसके साथ आए हुए बाकी के साथी निंजा धमाके की चपेट में आ जाते हैं। एमा कहती है, आखिर मैंने उन लोगों को चूतिया बना दिया। तभी हम देखते हैं कि ग्रीन रोबोट वाला निंजा रूम की छत पर होल कर देता है। निंजा को देखकर एमा चौंक जाती है और पूछती है, आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढ लिया? ग्रीन रोबोट वाला निंजा बताता है कि मुझे लगा ही था कि तुम दोनों इतनी जल्दी तो मर नहीं सकते। तुम्हें पता है ना, इस शहर के हर एक व्हीकल पर हमारी नजर होती है। जब से तुम दोनों गायब हुए हो केवल यही व्हीकल जो लगातार चल रही है। तब हमें पता चलता है कि एमा और हीगान एक एडवर्टाइजिंग ट्रक में होते हैं। आगे ग्रीन रोबोट वाला निंजा कहता है, काफी चतुराई दिखाई तुमने, कोई भी एक एडवर्टाइजिंग ट्रक पर शक नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि अभी तक हीगान और कामुई सूट के बीच में केवल 10% सिंक हुआ होता है। आगे जैसे ही ग्रीन रोबोट हीगान पर हमला करने वाला होता है, एमा ट्रक की डायरेक्शन चेंज कर देती है, जिससे ग्रीन रोबोट ट्रक के ऊपर से गिर जाता है और ट्रक भी पलट जाता है। इसके बाद एमा अपने सूट पहनकर ट्रक से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि रोड के अंदर से 2 चार्जर निकलते हैं।
जिससे एमा और ग्रीन रोबोट खुद को चार्ज कर लेते हैं। अगले सीन में हम माइक और जेसन पर शिफ्ट होते हैं। माइक एमा का फोन ट्राई करता है पर एमा फोन नहीं उठाती। माइक जेसन से कहता है कि हमें ओजा के सर्वर पर जो लिस्ट देखी थी, हमें उन सभी लोगों को ट्रैक करना होगा। इस पर जेसन कहता है पर हम ये सब कैसे करेंगे, हमारे पास तो कोई सर्वर भी नहीं है और न ही कंप्यूटर। इस पर माइक को एमा की गाड़ी याद आ जाती है जिसमें बहुत बड़ा कंप्यूटर लगा हुआ था। इसके बाद हम ग्रीन रोबोट और एमा पर शिफ्ट होते हैं। दोनों लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। शुरुआत से ही ग्रीन रोबोट एमा पर भारी पड़ रहा होता है। एमा अपने आसपास के सभी ट्रक्स और ड्रोन्स को हैक करते हुए ग्रीन रोबोट से कहती है, तुम जैसा कचरा कभी भी एक असली निंजा नहीं बन सकता जो मजे के लिए दूसरों को मारता है। इसके बाद सभी ट्रक और ड्रोन्स ग्रीन रोबोट पर हमला कर देते हैं। एमा आगे कहती है कि इसीलिए तुम ऑर्गेनाइजेशन में बिना किसी को कुछ बताए यहाँ पर चले आए हो। इस पर ग्रीन रोबोट ड्रोन्स को तोड़ते हुए कहता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचती है, मुझे तो बस लड़ाई चाहिए, एक लड़ाई जो जिंदगी और मौत के बीच झूलती हो। इसके बाद ग्रीन रोबोट एमा पर एक के बाद एक हमले करता है। एमा भी अपनी निंजा टेक्निक यूज करती है जिससे ग्रीन रोबोट को एमा के बहुत सारे क्लोन्स दिखाई देने लगते हैं। एमा के सभी क्लोन्स ग्रीन रोबोट पर हमला करते हैं पर ग्रीन रोबोट उनसे बचने के लिए जमीन पर एक तेज शॉक वेव छोड़ता है जिससे सभी क्लोन्स खत्म हो जाते हैं। हम देखते हैं कि एमा और ग्रीन रोबोट दोनों का चार्ज खत्म हो रहा होता है, इसीलिए दोनों लोग अपने अपने चार्जिंग पॉइंट की तरफ भागते हैं पर ग्रीन रोबोट एमा के चार्जिंग पॉइंट को तबाह कर देता है। इससे एमा अपने रोबोटिक सूट को चार्ज नहीं कर पाती जबकि ग्रीन रोबोट खुद को पूरा चार्ज कर लेता है। इसके बाद एमा का सूट बंद पड़ जाता है। इसका फायदा उठाकर ग्रीन रोबोट एमा को मारना शुरू कर देता है। इस समय तक हीगान और कामुई के बीच की सिंकिंग प्रोसेस 40% पर पहुंच चुकी होती है। हमें आगे बताया जाता है कि एमा ने हीगान की मेमोरी में एक रिकॉर्डिंग छोड़ी होती है। जैसे ही एमा मरने वाली होती है वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है। क्या तुम सुन सकते हो मुझे? अगर ये रिकॉर्डिंग प्ले हो गई तो इसका मतलब है कि मैं मरने वाली हूँ या मर चुकी हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। सच्चाई ये है कि एक बार तुम्हारी बीवी मारी ने मुझे मरने से बचाया था। तब से ही मारी और मैं एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। जिस दिन मारी की डेथ हुई उस दिन भी मेरी मारी से बात हुई थी, पर जब तक मुझको मारी पर होने वाले हमले के बारे में पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब मेरे पास केवल तुम्हें बचाने का मौका था। मुझे माफ कर देना कि मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे को नहीं बचा सकी। मारी का सपने था कि तुम जिंदगी अच्छे से जी सको, इसलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैं जितना कर सकती थी मैंने उतना किया। गुड बाय हिगान। आगे हम देखते हैं कि ग्रीन रोबोट एमा को मार रहा होता है। उधर एमा की बातें सुनकर हीगान के अंदर कुछ बदलाव होता है जिससे हीगान की बॉडी और कामुई दोनों पलक झपकते ही 50% से 100% तक सिंक हो जाते हैं। इसके बाद कामुई अपने आसपास की बिल्डिंग की सारी एनर्जी खींच लेता है जिससे आसपास की बिल्डिंग्स में अंधेरा छा जाता है। ये देखकर ग्रीन रोबोट ट्रक की तरफ देखने लग जाता है जिसमें हीगान होता है। एपिसोड के एंड में हीगान भी अपनी वाइफ मारी की बात याद करता है जिसमें उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करके आग जितना ठंडा और बर्फ जितना गर्म बनना होगा। ऐसा सोचते सोचते कामुई पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों ये एपिसोड ड्रामा, मिस्ट्री और इमोशन से भरा हुआ था। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।